बहुत सारी ऐसी बातें होती है जब आप अपने डॉक्टर से, बहुत बातें हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, बट हम अपने डॉक्टर से शेयर कर देते हैं, चाहे वो मानसिक रोग हो चाहे आपका शारीरिक रोग हो, क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट होती है और हेल्थ में दोनों चीजें मायने रखती हैं, आपकी फिजिकल एंड मेंटल। बताया कि लगभग 8,500 से ज्यादा लोगों ने फायदा उठाया है, महिलाओं ने। हिंदी शायद विश्व की ऐसी किताब है जो कि ब्रेल लिपि में हिंदी में लिखी गई है मैम, महिला दर्पण, जिसके लिए सबसे पहले तो हम आपको बहुत सी बधाइयां देते हैं। एक डॉक्टर थे कि आप मुझे वो डॉक्टर लेके आओ जिससे आप पढ़कर आ रहे हो। डेफिनेटली वो सोशल मीडिया की बात बोल रहे थे कि और मैम इसी के साथ अब उत्तराखंड राज्य पहला वो राज्य बनने वाला है देश का जहां पर कि बच्चों की मानसिकता को लेकर सर्वेक्षण जो है किया जाएगा, यानी कि बाल मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अब किया जाने वाला है, जो कि जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इसके बारे में सोच रहे हैं, यानी कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को काफी ज्यादा महत्व दे रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आरजे प्रियंका रेडियो दस्तक टाइम के स्टूडियो से, और आज मैं स्टूडियो में बिल्कुल भी अकेली नहीं हूं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। तो देहरादून की बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुजाता संजय जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और उनके नाम बहुत से अवार्ड्स हैं। अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड की बात करें, या फिर उत्तराखंड सम्मान जो है, उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है, वो उनके नाम है। बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं जो उनके नाम है, और 100 ऐसी महिलाएं भारत की जिन्होंने कि चाहे हम बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में या फिर अपने कार्य जो उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उसमें उनका नाम शामिल है। राष्ट्रपति जी से वो सम्मानित हैं। तो चलिए उनकी तारीफ तो मैं करती रहूंगी। सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं मैम का। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार जी। थैंक यू प्रियंका। तो मैम आज हमारी जो ये मुलाकात है, मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत सी जानकारी लेकर आई है। हाँ, डेफिनेटली आपके प्रोग्राम के थ्रू हमारे लिसनर्स को ऐसी बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि उनको अपने हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को कैसे ध्यान रखना चाहिए या वो क्या कर सकते हैं जिससे वो बीमारियों से बच सकें। जी, तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियां तो आज हमारे दर्शकों तक पहुंचने ही वाली हैं। इसके अलावा थोड़ा सा पहले मैम के बारे में हम जो है डीपली जान लेते हैं। तो मैम थोड़ा सा हम आपका इंट्रो तो जो है थोड़ा सा आपके मुँह से ही सुनना चाहेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर सुजाता संजय। मैं एज अ ऑब्स्ट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। क्योंकि काम करते करते आप अपने काम के प्रति जब तक डेडिकेटेड नहीं हो प्रियंका, जो मुझे लगता है, जब तक आपका डेडिकेशन नहीं है, आप अपने पेशेंट्स के लिए उतना अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा कि एज अ लेडी डॉक्टर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं प्रियंका जो फीमेल्स को होती हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स मोस्टली, अगर आप घरों में चर्चाएं करते हैं तो ज़्यादातर महिलाएं अस्पताल तभी जाती हैं जब उन्हें प्रेगनेंसी होती है। वो फर्स्ट टाइम होता है जब वो डॉक्टर से मिलते हैं अपने। बट मुझे लगता है कि अगर आपको जीवन के किसी भी पड़ाव में अपने डॉक्टर की ज़रूरत होती है, चाहे वो आपको अपने चाइल्डहुड का टाइम हो या टीनेजर्स एज हो या एक वो एडल्ट वाली एज हो या आफ्टर द मैरिज प्रेगनेंसी वाली एज हो, तो इस दौरान जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है तो बेटर है आप अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें। उसके 2-3 बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपका अपना कोई एक, कहते पहले एक टाइम था जब लोग बोलते थे हमारे घर के डॉक्टर हैं, तो नो डाउट उन डॉक्टर्स का ये होता है कि डॉक्टर और पेशेंट्स और पर्सन के बीच एक बॉन्ड बन जाता है, तो वो बॉन्ड उनके लिए बहुत एक लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल होता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जब आप अपने डॉक्टर से, बहुत बातें हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, बट हम अपने डॉक्टर से शेयर कर देते हैं, चाहे वो मानसिक रोग हो चाहे आपका शारीरिक रोग हो, क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और हेल्थ में दोनों चीज़ें मायने रखती हैं, आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो जब मैंने भी काम स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, चूँकि एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से पास आउट हूँ, जो कि अपने आप में वहाँ वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, अनलिमिटेड वे में रहता है। 24 आवर्स आप काम करते हैं, उन 24 आवर्स में आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो जो ये एक्सपीरियंस मिलते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में आपके काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपनी यूजी पीजी कंप्लीट करने के बाद एसआरशिप के लिए मैं दिल्ली की तरफ गई, तो वहाँ मैंने अपनी एसआरशिप की एलबीएस और ईएसआई नोएडा से। फिर वहाँ से काम करने के बाद, चूँकि कहते हैं जन्मभूमि और कर्मभूमि बहुत बार ऐसा होता है लोगों की बदल जाती है, तो डेफिनेटली मेरी भी कर्मभूमि बदली और कर्मभूमि के तौर पर मेरा
देहरादून आना हुआ, क्योंकि मेरी पूरी लॉज और सभी लोग यहीं पर सेटल डाउन थे। देन आई स्टार्ट माई प्रैक्टिस। जब मैंने इनिशियली प्रैक्टिस स्टार्ट किया, आई एम सो यंग, अराउंड 28-30 एज के अराउंड मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो जब मेरे ही खुद के पेशेंट आते थे तब वो मुझे बोलते थे डॉक्टर इज सो यंग, तो हाउ टू ट्रीट दैम। नो डाउट आपके लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं। मेरे ट्विंस हैं, मेरी जुड़वा बेटियां हैं, और दे बॉर्न ऑन द 8th of March, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो वो भी मेरे लिए गॉड गिफ्ट था। तो इनिशियली जब है ना स्टार्ट माई प्रैक्टिस, तो मुझे ये लगा किरण प्रियंका की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पहाड़ों की समस्याएं प्लेन की समस्याओं से डिफरेंट होती हैं। दूसरा जो मैंने नोटिस किया कि पहाड़ों में हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, आपको वो बेसिक नीड है उतनी इजीली नहीं मिल पाती है, क्योंकि नो डाउट हम जानते हैं कि पहाड़ों पे आना जाना इतना आसान नहीं होता। वहाँ पे आप रोड या आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है इतना इजीली नहीं डेवलप हो सकता। तो इनिशियली चूँकि मेरे इस काम में मेरे हस्बैंड ने भी बहुत हद तक सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया, तो हमने स्टार्ट किया काम। तो उसके साथ हमने एक टारगेट लिया कि बहुत बार पेशेंट अस्पताल तक नहीं आ सकते, आपकी जिम्मेदारी है अगर आप इस तरह के काम करना चाहते हैं कि हम मरीजों तक जाएं। तो हमने हमेशा ये टारगेट रखा कि एवरी संडे हम एक फ्री हेल्थ कैंप करेंगे, चाहे वो कितने भी संडे हो। हम नॉन स्टॉप हर जगह कैंप करने जाते थे। कैंप के लिए जो मुझे लगता है कि अगर आपको कोई सोशल सर्विस करनी है तो आपको एक बड़ा सा चैम्बर नहीं चाहिए, एक आपको एसी नहीं चाहिए। आप एक छोटी सी जगह, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो मंदिर हो, जहाँ वहाँ के लोग अरेंज कर सके, वहाँ आप अगर आप बैठकर लोगों की बात सुन सके। बैठने के लिए आपको एक चेयर चाहिए, लिखने के एक लेटर पैड चाहिए, एक पेन चाहिए और एक छोटा सा स्टूल चाहिए, जो मुझे लगता है मोर देन इनफ। अगर आपको इतना चीज़ें मिल जाती हैं तो आप लोगों के साथ उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आप कैंप के थ्रू ही सॉल्व कर देते हैं। हाँ, जब उन्हें लगता है कि एक सेकंड ओपिनियन चाहिए तो उन्हें हम हॉस्पिटल रिकमेंड करते थे कि आप आ सकते हैं, यहाँ आना चाहे यहाँ आ जाइए, सरकारी में जाना चाहे सरकारी में जाइए। तो इस तरीके से हमने हर डे कैंप किए, जहाँ तक जा सकते थे, जिस लिमिट तक जा सकते थे। मैंने बहुत जगह जगह कैंप किए, मैंने धनौल्टी में कैंप किए, मसूरी में कैंप किए। तो काम करते करते एक अनुभव भी मिला, लोगों के बारे में पता भी चला, बीमारियों के बारे में पता चला कि ऐसा नहीं होता है कि जोनल वाइज डिजीज़ भी डिफरेंट होती है। जैसे मैंने यहाँ देखा प्रियंका, जो अनुभव लिया कि यहाँ पे थायराइड बहुत कॉमन है, तो थायराइड के साथ साथ एक स्टोन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन रहती है, गर्ल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन रहती है। तो इस तरीके से उसको करते 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 अब तो प्रैक्टिस को भी ऑलमोस्ट 15 साल होने को आ रहे हैं काम करते करते। तो इस सब में काम करते करते बहुत जगह से आपके काम को भी प्रोत्साहन मिला, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से उसको सम्मानित किया। बट मैं हमेशा तब से लेकर अब तक एक ही चीज़ मानती रही प्रियंका, कि जब भी आपको एक सम्मान मिलता है तो वो आपके उत्तरदायित्व को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये एक मेरी छोटी सी जर्नी जिसमें बहुत सारे हेडल्स आए और बहुत सारा काम किया, बट इट्स रियली सच एन्जॉयबल। और मैं ये ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी अपने यहाँ के लोगों को, और कि वो अपनी बातों को बहुत सीधे साधे ढंग से बताते हैं। बस शर्त है कि समझने वाला भी उस चीज़ को समझे, और आप उन्हें बड़े सीधे साधे ढंग से समझाएंगे तो वो समझ लेते हैं उन बातों को। बस एक कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेडिकल फील्ड में मुझे लगता है जितना हम ईजीएस्ट वे में लोगों को समझाएं, वो समझ सके, बीमारी को जान सके, ट्रीटमेंट के साथ साथ उसका प्रिवेंशन भी ले सके, ताकि वो बीमारियों से बच सके। तो मैम, जैसे कि आपने भी बताया कि आपने जो है यहाँ देहरादून की हम बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, कई आपने बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य शिविर जो निःशुल्क होते हैं उनका आयोजन किया है, और जिसमें मुझे जहाँ तक पता है कि लगभग 8,500 से ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाया है, महिलाओं ने। ये मैं कहना तो नहीं चाहती थी प्रियंका, नो डाउट ये मेरा अपने आप एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड है कि मैंने मैक्सिमम हेल्थ कैंप्स किए हैं, इवन इंक्लूडिंग जैसे आपके साथ मुझे मिलने का और बात करने का मौका मिला। तो ऐसे कई चैनल्स के माध्यम से, या मैं कहूँ डिजिटल मीडिया या आपकी इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के थ्रू, मैंने ऐसे बहुत सारे टॉक्स भी किए हैं जो अवेयरनेस से रिलेटेड होते हैं। तो इंडिविजुअली उसका भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि मैक्सिमम हेल्थ कैंप, मैक्सिमम अवेयरनेस टॉक।
तो मुझे ये लगता है, जो हमेशा लगता है प्रियंका, कि बहुत बार जब आप लोगों से बातें करते हैं, मैंने बहुत जगह स्कूलों में जाकर भी टॉक्स दी हैं, कॉलेजेस में भी जाकर टॉक्स दिए, तो मुझे लगता है कि बहुत बार बच्चे अपनी बात नहीं बोल पाते। जब आप उनको बातें करते हैं तो वो आपकी अपनी समस्याएं बताते हैं, तो ये टॉक्स भी बहुत बेनिफिशियल होता है। और मैं हमेशा मानती हूँ कि अवेयरनेस प्ले अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द हेल्थ सेक्टर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब लोगों को जानकारी देते हैं तो वो जानकारी उनको मिलती है, तो वो अपनी बीमारियों के बारे में स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जी, तो मैम एक सवाल भी आपसे ये है कि अगर इतने ज़्यादा जो शिविर जब होते हैं तो पहाड़ी इलाकों में और शहरी इलाकों में जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, कितना फ़र्क देखने को मिलता है कि अपनी हेल्थ को लेकर, क्योंकि अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं, तो अपनी हेल्थ को लेकर क्या लगता है आपको? क्या पहाड़ी इलाके में जो महिलाएं रहती हैं अपनी हेल्थ को लेकर कम अवेयर होती हैं अकॉर्डिंग जो महिलाएं मैदानी इलाके में रहती हैं? देखिए, होता क्या है ना, जो मैंने डिफरेंसेस देखे, लेकिन नो डाउट प्रियंका, समय के साथ ये सारे डिफरेंसेस खत्म भी हो रहे हैं, क्योंकि हर मीडिया का अपना रोल होता है। जैसे मैंने बोला, प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम जैसे आज टॉक कर रहे हैं, हम इस टॉक्स को जब बहुत सारे लोग सुनते हैं, आपके साथ मेरे काफ़ी प्रोग्राम्स हैं और बहुत बार लोगों ने उस प्रोग्राम्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया है कि उनसे उन्हें बहुत सारी अवेयरनेस मिलती है। जब हम कैंप करते हैं तो मैंने ये चीज़ को तो डिफ्रेंशिएट किया है कि एज अ वर्क मैं अपने हॉस्पिटल में भी काम करती हूँ, गर्ल्स आती हैं या फीमेल्स आती हैं, तो उन्हें काफ़ी कुछ पता होता है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, पता तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट नॉलेज होती है, बट एटलीस्ट उन्हें पता है कि अगर मेरी बॉडी में ये चेंजेस हो रहे हैं तो मुझे ये प्रॉब्लम हो सकती है। पहाड़ों में चूंकि ये दिक्कत आती है कि लोग उतनी खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। अगर मैं बच्चियों की बात करूं, ऐसा नहीं है, पहले जैसे मैंने बोला कि कुछ ऐसी बीमारियां थी जो शहरी इलाकों में ज़्यादा दिख रही थी, पहाड़ों में इतना ज़्यादा नहीं थी। लेकिन मैंने देखा है कि बीमारियां भी माइग्रेट होती है, बहुत ज़्यादा वो चीज़ पहाड़ों में मिल गई है। लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत बार अवेयरनेस की कमी होती है, उनको पता नहीं है। अगर मैं बच्चियों की बात करूं, बच्चियों को नहीं पता क्योंकि उनकी मदर को पता नहीं है। अब चूंकि मदर को पता नहीं है तो मदर, एक सिंपल सी बात मैं बोलूं, अगर किसी बच्ची के मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं या उसकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, चूंकि मदर को उतने अच्छे से नहीं पता कि उस मेंसेस में चेंजेस आने का मतलब कोई बीमारी हो सकती है, तो वो अपनी बेटी को अच्छे से अवेयर नहीं कर पा रही है। लेकिन जब हम कैंप में जाते थे और जब उनकी बातें सुनते थे और उनको बताते थे कि ये प्रॉब्लम है, अगर आपको ये समस्या है तो उसकी वजह ये हो सकती है, तो वो अवेयरनेस उन्हें मिलती है। तो बहुत बार मैंने उल्टा भी देखा है, स्कूलों में मैंने काफ़ी सारे कैंप्स किए, टॉक किए, तो जब बच्चियों को पता लगता है तो वो अपनी पेरेंट्स को बताते हैं कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम। इवन आई रिमेंबर डैट, मैंने एक सरकारी स्कूल में टॉक दिया था, तो वहाँ मेरे टॉक देने के बाद वो बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ मेरे ओपीडी में आई। ये उसको पता लगा कि उसको प्रॉब्लम है, उसके पेरेंट्स को नहीं पता लग रहा था कि उसके मेंसेस रेगुलर नहीं है, उसको पीसीओडी की समस्या हो रही है। जब उसने मेरी टॉक सुनी तो उसको ये पता लगा कि उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तब वो अपनी मदर के साथ मेरी ओपीडी में आई कि फॉर फर्दर मोड की ट्रीटमेंट क्या चलना चाहिए। तो अवेयरनेस का ये रोल होता है कि बस हो सकता है कि पेरेंट्स को पता है तो माध्यम वो बनते हो बच्चों को समझाने के लिए, बहुत बार बच्चे भी माध्यम बनते हैं। तो ये सारे जो मीडिया, में हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ मीडिया को कि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन वो सही समय पे सभी लोगों तक पहुँचाते हैं। रियली प्ले सच अ गुड रोल फॉर द अवेयरनेस, सेम थिंग इज दैट। और रियली मैं इस चीज़ को हमेशा अप्रिशिएट करती रही हूँ, करती रहूँगी कि बहुत अच्छा काम आप भी करते हैं कि इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हो। सारे लोग, जैसे हम आप तो पहाड़ों से हैं प्रियंका, हमें पता है हर कोई नहीं आ पाता। मैं तो नैन बाग यहाँ से पेशेंट देखती हूँ, हर वक्त बेचारे नहीं आ पाते, वो तब आते हैं जब उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इवन मैंने अपने यहाँ कई ऐसे ऑपरेशन किए जिनमें मुझे करने के बाद पता चला उनको सर्वाइकल कैंसर हो गया है, उन्हें भी नहीं पता। लेकिन उनके सिम्टम्स ऐसा नहीं थे कि अभी थे, एक्यूट नहीं थे। एक्यूट का मतलब होता है कि मुझे अभी प्रॉब्लम हुई, मैं डॉक्टर के पास आई और मैंने ट्रीटमेंट ले लिया। वो बेसिकली क्रॉनिक थे। क्रॉनिक मतलब वो सालों से चलते चले आ रहे हैं। अब जो चीज़ सालों से चलती चली आ रही हो, और वो बहुत कॉमन है फीमेल में, स्पेशली द सर्वाइकल कैंसर, तो उन्हें वाइट डिस्चार्ज का इशू सालों से, जब वो मान के चलिए 16 साल की बच्ची, तब से लेके टिल नाउ, मतलब वो 36 ईयर की हो रही है, 40 ईयर्स की हो रही है, तब तक वो चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपना फॉर्म चेंज करके कैंसर में बदल जाता है। तो डेफिनेटली अवेयरनेस का तो चेंजेस होता है, पहाड़ों में और शहरों में ये डिफरेंस तो थोड़ा मिलता ही है। बिल्कुल।
और अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं, जागरूकता की, तो मैं आपकी मासिक पत्रिका जो है हेल्थ पोस्ट, उसके लिए जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों का जिस तरीके से हमसे भी बातचीत होती है और कई लोग जो है अपनी बातें जब रखते हैं, फायदा उनको होता है। हेल्थ पोस्ट जो आपकी मंथली आती है, तो उसमें किस किस तरीके के जो स्वास्थ्य रिलेटेड टॉपिक्स है शामिल होते हैं मैम? एक्चुअली जो हमारा हेल्थ पोस्ट का उद्देश्य था ना प्रियंका, जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, कहते हैं ना सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। क्योंकि कैंप का आइडिया भी हमें तभी आया कि लोग नहीं आ पाते, हमें लोगों तक जाना है, तो हमने कैंप का स्टार्ट किया। फिर उसके बाद ये लगा हाँ ठीक है, नो डाउट हम कैंप में एक टाइम बता पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता कि अवेलेबिलिटी हम हर जगह अपनी कर सके। तो फिर एक थॉट आया मेरे और मेरे हस्बैंड के माइंड में, क्योंकि कहते हैं ना आपकी सक्सेस डेफिनेटली, जो हम सब बोलते हैं एक सक्सेसफुल महिला के पीछे उसके हस्बैंड या मेल का हाथ होता है, तो डेफिनेटली इट्स अ फैक्ट। ऐसा नहीं, मैं कभी भी हमेशा इक्वलाइजेशन की बात करती हूँ। अगर आप मेरे से बात पूछो तो मैं हमेशा बात करती हूँ फीमेल एंड मेल इक्वलाइजेशन की। मैं ये कभी नहीं बात करती कि फीमेल को आप ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दो या मेल को ज़्यादा दो। इक्वल हमेशा रहने की बात करती हूँ। मैं हमेशा ये भी बोलती हूँ कि आप मेंसेस में अगर आपकी डेट आ रही है या आप प्रेग्नेंट हैं और जब तक आपको डॉक्टर रिकमेंड नहीं कर रहा, तो आप उसका बेनिफिट उठाने की कभी भी कोशिश मत कीजिए। क्योंकि आप अगर बात कर रहे हैं इक्वलाइजेशन की एज अ फीमेल, तो मुझे भी अपना 100% साबित करना पड़ेगा, चाहे वो आपके ऐसे डेज हो कि आप बोलते नहीं मैं मेंसेस में काम नहीं कर सकती। तो माय पॉइंट इज दिस, क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है और आपके डॉक्टर गायनेक आपको बेड रेस्ट रिकमेंड नहीं करते, नो नीड टू डू दिस फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर दिस थिंग। तो तब हमारे माइंड में एक साथ ही थॉट आया, क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे लोगों को पता लग सके। तो इसमें हमने हेल्थ से रिलेटेड हर टॉपिक को इंक्लूड करते हैं। चूँकि जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन भी बैठते हैं, तो हम हड्डी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को ऐड करते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐड करते हैं। मैं गायनिक से रिलेटेड, फीमेल से रिलेटेड हर टॉपिक को ऐड करती हूँ, चाहे वो ऑब्स्ट्रिशन यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान आपको देखते हैं वो टॉपिक भी हम ऐड करते हैं, और गायनिक प्रॉब्लम जो एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है फीमेल्स की, वो भी बहुत बार हम स्किन से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं। और बहुत बार हम पेरेंटिंग के बारे में भी बताते हैं कि आप किस तरीके से अपनी हेल्थ को, ज़रूरी नहीं होता है कि बीमार होने पर ही डॉक्टर पर जाएं, ज़रूरी है कि आप अपना टेक केयर कैसे करते हैं, कि आपके लिए व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन योर लाइफ, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन योर लाइफ। तो इस तरह के टॉपिक्स को मिलाकर हमने अपना एक हर महीने आने वाली मासिक पत्रिका निकाली, जो आपने बोला हेल्थ पोस्ट है, और उसको हमेशा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जहाँ तक जो अपना एड्रेस शेयर करता है तो हम उसको बराबर देते रहे। क्योंकि इनिशियली जब दिया लोगों को पता लगा बेनिफिट है, तो अब ऐसा है टाइम की लोग उसकी डिमांड करते हैं कि हमारे पास भी भेजिए, और स्पेशली एड्रेस दे के जाते हैं। तो करने के लिए बहुत कुछ होता है प्रियंका, बस टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और मैम मैं ये मानती हूँ कि लोगों के लिए ना, मतलब जैसे कि मासिक पत्रिका है, पूरे महीने में हमारे पास कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहुत जरूरी है। डेफिनेटली बहुत बार आपको इन्फॉर्मेशन से ही आपको सोल्यूशन मिल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मैं दर्शकों को एक और खास बात बताना चाहूंगी कि मैम के द्वारा एक ऐसी किताब लिखी गई है जो पहली शायद विश्व की ऐसी किताब है जो कि ब्रेल लिपि में हिंदी में लिखी गई है मैम, महिला दर्पण, जिसके लिए सबसे पहले तो हम आपको बहुत सी बधाइयां देते हैं। और इस किताब के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को बताएं। थैंक यू वेरी मच प्रियंका। मैंने कहा ना कि हर चीज का आइडिया एक तो आपके पार्टनर का भी रोल होता है, दूसरा आपके सर्कमस्टांसेस का भी रोल होता है। इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है प्रियंका। हुआ क्या कि मैं अपनी ओपीडी में बैठी थी, तो एक दृष्टिबाधित महिला मेरे से कंसल्ट करने आई। उनका क्या था कि वो प्रेग्नेंट थी, तो उसके साथ क्या इशू था कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, चूंकि वो दृष्टिबाधित है, तो उधर इधर जाना या उससे कंसल्ट करना इतना इजी गोइंग नहीं था। और उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि हस्बैंड के साथ भी यही सेम समस्या थी। तो अनफॉर्चुनेट जब मैंने उसको देखना स्टार्ट किया, तो देखा कि जो उसके प्रेगनेंसी के दौरान जो उसके गर्भ में शिशु है वो भी बहुत कमज़ोर हो रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है वो प्रॉपर कंसल्ट नहीं कर पाती है, जा नहीं पाती, ले जाने वाला उसके घर में कोई है नहीं है, और उसका भी अपने आप में हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो रहा है क्योंकि वो कंसल्ट नहीं कर रही है, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही है, प्रॉपर टेस्टिंग ना होने की वजह से मेडिकेशन उसको नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको अंदर से झकझोर देती है कि हाँ ऑब्वियसली हमारे आपके लिए, जैसे हमने बात किया, बहुत सारे ऐसे
माध्यम है जिनके थ्रू हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं या गेन कर सकते हैं। चाहे मैं प्रिंट मीडिया बात करूं, चाहे मैं टीवी खोलूं, मुझे टीवी से अगर मेरे पास कुछ टाइम है, मोबाइल मेरा बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है, तो मैंने जाके गूगल या नेट से सर्च कर लिया। बट उसके लिए सच में प्रॉब्लम थी कि वो अवेयरनेस कहाँ से लाए, कैसे पता चले उसे कि प्रेगनेंसी में उसे हर मंथ विजिट करना है और उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब कौन सा अल्ट्रासाउंड होना है, कब कौन सा उसका ब्लड टेस्ट होना है। तो जब मैंने ये चीज़ डिस्कस की अपने हस्बैंड से कि हम काफ़ी कुछ तो कर रहे हैं बट दृष्टिबाधित लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब उससे पहले हम अपनी एक महिला दर्पण निकाल चुके थे जो हिंदी में थी, जिसमें बेसिकली हमने सब चीज़ें इंक्लूड की थी। ऐसा नहीं कि खाली डिजीज़ इंक्लूड की थी, हमने चेंजेस ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल, जो भी एक बच्ची होती है उसके बॉर्न होने से लेके टिल लाइफ क्या चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस के साथ क्या क्या डिसीज़ हो सकती है, क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, क्या प्रिवेंशन, ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे। और इसको ऑलरेडी क्या कहते हैं, हमने जब निकाला था तो उसके बाद तब तक तो ये था कि हाँ एक बुक है, बट जब मैंने उस महिला से मुलाकात की तब मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया कि हम क्या करें जिससे इन्हें भी बेनिफिट हो सके, ये अपनी प्रॉब्लम्स को उसमें एज अ सॉल्यूशन ढूंढ सकें। फिर हम लोगों को लगा चलिए इनके लिए करते, तो हमने ब्रेल लिपि में निकाला, उसका पूरा संस्करण हमने ब्रेल लिपि में किया। फिर उसके बाद ये लगा चलिए इनके लिए तो किया, लेकिन जो लोग सुनने में असक्षम है तो उनके लिए हम क्या करें, जो सुन नहीं सकते हैं या जो अपनी बात बोल कर नहीं बता सकते हैं। तो फिर हम लोगों को लगा चलिए फिर हमने NIBS से बात किया कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकते हैं हम उनके लिए कुछ ऑडियो में निकाल सकते हैं क्या। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसी बुक को पूरा का पूरा ऑडियो वर्जन निकालेंगे, एक CD फॉर्म में निकालेंगे, ताकि वो अपनी बात को बोल नहीं सकते, कम से अपनी समस्या तो उन्हें पता है, वो सुनकर उसको सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो एक चीज़ से दूसरा आइडिया, दूसरा आइडिया से तीसरा आइडिया, तो ऐसे ही काम करते रहे। और अभी भी हमारी जो बुक है ब्रेल लिपि वाली, ऑलरेडी बहुत सारे लोग उसका बेनिफिट उठाते हैं NIBH की साइट पर जाकर। जी, तो यानी कि लोगों को फायदा जरूर मिल रहा है। डेफिनेटली, बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए मतलब एक ऐसी किताब जिससे कि आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। सच में हम शायद काफी कम सोचते हैं कि हम नॉर्मल लोगों को ही देखते हैं कि हमारे पास कितनी समस्याएं, हम कैसे अपना ख्याल रखें, लेकिन उनके लिए डबल मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने उसी से देखा, जब मैंने उसको डील करना स्टार्ट किया मुझे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आए, क्योंकि एनीमिया यानी कि खून की कमी अपने आप में एक गर्भवती महिला के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसको अपनी जान का खतरा है, उसको अपना कहीं ना कहीं संक्रमण या रोग होने का डर है, इन्फेक्शन फैलने का डर है। तीसरा, मोर्टलिटी रेट बहुत हाई हो जाता है बिकॉज ऑफ एनीमिया। अगर मैं बात करूँ भारतवर्ष की महिलाएं जो प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर द डिलीवरी, सबसे ज़्यादा हमारा मैटरनल मोर्टलिटी रेट है इंडिया का, कि जन्म के बाद ज़्यादातर महिलाएं बच्चों को पैदा करने के बाद ख़त्म हो जाती है। उनका मेन कारण होता है एनीमिया यानी कि खून की कमी। दूसरा कारण ये होता है कि इन्फेक्शन, कि उन्हें ज़्यादातर संक्रमण हो जाता है। तो ये कारण होते हैं, और अगर आप इसका ट्रीटमेंट समय रहते सही तरीके से इस केस को डील करो तो आप इन सब चीज़ों से अपनी मदर को कहीं ना कहीं बचा सकते हो। तो मेरा मानना होता है कि माँ बनने का फर्ज केवल इतना नहीं होता है कि आपने एक बच्चे को बॉर्न कर दिया। आपका फर्ज ये है कि आपने जिस बच्चे को बॉर्न किया आप उसे एक अच्छी लाइफ दें, वो फिजिकली और मेंटली रूप से पूरी तरीके से सक्षम होना चाहिए कि वो आगे अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल कर सके। तो एनीमिक मदर के साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती है प्रियंका, जो मैंने बताया। उसके साथ साथ अगर उनके गर्भ में पल रहा शिशु है, जो फीटस है, उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है कि इनिशियल 3 मंथ में वो मिसकैरेज हो सकता है, या वो समय से पीछे रह सकता है, यानी कि वो कमज़ोर हो सकता है, या प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, यानी कि समय से पहले पैदा हो सकता है। या बहुत बार उनकी टेक केयर अच्छे से नहीं होती है, तो आफ्टर द बर्थ या तो वो ड्यूरिंग द एट द टाइम ऑफ बर्थ मोर्टलिटी का शिकार हो जाते हैं, मृत्यु दर को प्राप्त हो जाते हैं। या फिर मैं कहूँ जस्ट आफ्टर बर्थ उन्हें निमोनिया है, जॉइंटिस है, इन्फेक्शन है। इन सब के चलते हमारे देश में न्यूनेटल मोर्टलिटी रेट, यानी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पैदा तो होते हैं लेकिन 1 साल के भीतर किसी न किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस बच्ची या उस माँ को या उस महिला को इतना स्वस्थ रखें कि वो फिजिकल और मेंटली तौर पर एक अच्छे बेबी को बॉर्न कर सके। जी, तो मैम
एनीमिया के लिए पहले से किन किन बातों का ख्याल रखा जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? नो डाउट होता है क्या है ना प्रियंका, अगर मैं बात करूँ चाइल्डहुड से, जैसे मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि बीमारी उसी वक्त आई है। अगर मैं बात करूँ, एक बच्ची है, छोटी बच्ची है, सिंपल सी हम बात करते हैं, छोटी बच्ची है, वो पैदा हुई है, फिर उसके कुछ समय बाद 5, 6, 7, 8 साल पर आप ये नोटिस करते हैं कि बच्ची के कलर में चेंजेस आ रहा है, उसको पीलापन बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसकी आइज़ बहुत पीली लग रही है, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो लुक से, और उसके साथ साथ ये तो उसका लुक हुआ जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। सिम्टम्स यानी कि उसे थकान जल्दी हो रही है, वीकनेस जल्दी हो रही है, वो जल्दी जल्दी संक्रमित हो रही है, यानी कि उसे इन्फेक्शन या वायरल या फ्लू बहुत जल्दी हो रहा है। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को नोटिस करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है उसे कोई प्रॉब्लम है या शी इज़ एनीमिक। अगर वो एनीमिक है तो वो डॉक्टर से मिलते हैं, तो वो उसके कारण भी रूल्ड आउट करते हैं। या आपको लगता है बहुत बार छोटे बच्चों में बम्स, पेट में कीड़े बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो कीड़े अक्सर आपके खाए हुए को आपको डाइजेस्ट नहीं करने देते, जिसकी वजह से आप ग्रेजुअली एनीमिक होते हैं। ये तो एक फेज हुई कि आपने इस पे ध्यान दिया और इम्प्रूव हो गया। फिर हम बात करते वही बच्ची अगर बड़ी हो रही है, और वो उस वक्त तो एनीमिक नहीं थी, लेकिन टीनेजर्स जब वो एंटर कर रही है और उसको मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, और मेंसेस स्टार्ट होने के बाद उसको बहुत हैवी फ्लो ऑफ ब्लीडिंग हो रहा है, और एज अ मदर आप नोटिस कर रहे हैं, बट आप बोल रहे हैं नहीं इट्स अ नॉर्मल थिंग। नो, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। हो सकता है उसको हैवी मेंसेस हो रहे हैं, उसकी वजह से वो ग्रेजुअली वीक हो रही है। अगर वो उस वक्त एनीमिक है, शी नीड अ ट्रीटमेंट। अगर वही बच्ची आगे जाकर जब वो माँ बनती है, तो डेफिनेटली हम ये मानते हैं और ये जानते भी हैं, अगर एक एनीमिक लेडी अगर वो कंसीव करती है और ड्यूरिंग द कंसेप्शन जब वो माँ बन रही है, उस दौरान हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली आयरन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि हमारे शरीर से ही हमारा बच्चा ग्रोथ ले रहा है और हमारे ब्लड से ही उसकी ग्रोथ हो रही है। तो बच्चे की एक खासियत होती है कि वो अपनी डिमांड तो पूरी कर लेता है। जब वो अपनी डिमांड पूरी कर लेता है, तो वो जो मदर है वो ग्रेजुअली और ज़्यादा एनीमिक होती चली जाती है। तो वो जब बर्थ करती है, तो ये कॉम्प्लिकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, वो तो आते ही हैं। तो ऐसा होता है कि एनीमिया एकदम नहीं आया, इसलिए हम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पेशेंट्स को आयरन के सप्लीमेंट देते हैं, डाइट देते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी एनीमिक है वो और एनीमिक हो जाता है और आगे जाके उसको प्रॉब्लम होती है। तो आइडियली जो स्टैंडर्ड हीमोग्लोबिन एज अ फीमेल माना जाता है, वो हमारी रेंज है कि हमारा अराउंड 12 to 14 होना चाहिए। तो कोशिश हम सबको यही करनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं मदर हूं, तो मुझे अपना एनीमिया चेक कराते रहना चाहिए कि मेरा 12 से 14 के बीच में है कि नहीं है। अगर मैं बात करूं अपनी डॉटर की, तो मुझे अपनी बच्ची का भी चेक कराना चाहिए कि वो तो कहीं एनीमिक नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने आप को एनीमिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। और मेरा मानना है, अगर आपने अपने आप को एनीमिया से बचा लिया, तो आगे की जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की, वो ऑटोमेटिकली आपको उसका सामना नहीं करना पड़ता। यानी कि हमें जो है कहीं ना कहीं बचपन से, यानी कि बच्चों पर पहले से ध्यान देना होगा कि वो आगे चलकर कहीं ना कहीं एनीमिक ना हो जाए। शुरुआत से इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल मैम, इसके अलावा बहुत सी बीमारियां आजकल ऐसी हैं जो समय के साथ बढ़ रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, जिसमें मैं पीसीओडी सुन रही थी कि मतलब पीसीओडी में लड़कियां जो है, महिलाएं जो है ज़्यादातर शामिल होती हैं। तो पीसीओडी की अगर बात करते हैं, किस तरीके से हो जाता है और कैसे लड़कियां भी कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ रही हैं? एक्चुअली पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मतलब होता है कि आपकी ओवरी, जैसे आपने बोला कि पहले ये खाली प्रियंका होता क्या था कि बेसिकली ये एक किताबों में लिखी हुई डेफिनेशन होती थी या डिजीज होती थी जी। जब हम लोगों ने पढ़ा था जी। लेकिन प्रैक्टिकली तब हमें देखने को नहीं मिलता था। और अभी मैंने रिसेंटली कुछ सालों में हमारी लाइफ स्टाइल में इतने चेंजेस आए हैं प्रियंका, जैसे हम बहुत बार डिस्कस करते हैं, पहले सबके घरों में एक वैसा टेलीविजन होता था, अब हर घर में आपको एलईडी मिलता है। बिल्कुल। और ये ऐसा नहीं है कि हम लोग फाइनेंशियली बहुत बड़े, नहीं, चीज़ों की कॉस्ट कम हुई है, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ईजिली हो गई, हर किसी की पहुंच में बन गया। तो ये चेंजेस कुछ सालों में हम सब ने नोटिस किया। अगर हम एक कंपैरिजन स्टडी करते हैं, तो ये चेंजेस ने हमारी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा बदला। अगर मैं बात करूं कि बहुत बार ऐसा होता था प्रियंका कि हम लोग महीनों में पेरेंट्स ले जाते थे आउटिंग के लिए, तब हम बाहर का कुछ खाते थे। अदरवाइज हम सब में ज़्यादातर लोग घर का बना ही खाते थे। चाहे हम स्वीट्स की बात करें, वो भी सीजनल या फेस्टिवल पर बनती थी, तब हम खाते थे। बट अब चीज़ें इतनी बदल गई हैं कि जिसका शिकार हमारी आजकल की बच्चियाँ हो रही हैं।
और ये सच है कि पीसीओडी जिस स्पीड से फैल रहा है तो उस स्पीड से कहीं ना कहीं ये हमारी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। और इसमें कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है, हर एज ग्रुप में आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 7 साल की बच्ची या 5 साल की बच्चों में मेंसेस का फर्स्ट एपिसोड आते हुए देखा है। तो ये सब हो रहा बिकॉज ऑफ ड्यू टू द सम हार्मोनल चेंजेस। तो इसकी वजह से एक प्री मेंसेस हो रहे हैं, मतलब कि समय से पहले मेंसेस की शुरुआत होना। जो चीज़ समय से पहले शुरुआत होगी डेफिनेटली हम ये भी मानते हैं वो एक लाइफ स्पेन के बाद समय से पहले बंद भी हो जाएगी। यानी कि मेनोपॉज की जो एज थी कभी 45-50 के आसपास, 55 तक भी लोगों के जाते थे, अब वो सिमट कर हो गए 35 to 40। तो प्री और पोस्ट मेनोपॉज जल्दी आने लगा है। तो ये पहला चेंज है जो आपके हार्मोन्स की वजह से होता है। अब बच्चियाँ उससे कैसे प्रभावित हो रही है उसका भी ये सच है कि ये सारा सिस्टम हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ओवरीज के थ्रू रेगुलेट होता है। ओवरीज में एग बनता है, एग मैच्योर होता है, एग रप्चर होता है। ये जो सिस्टमेटिक साइकिल है वो 28 to 30 डेज का होता है। यूजली हम यही मेंसेस की डेफिनेशन मानते हैं कि 1 वीक आपका आएगा जब आप बहुत हेल्दी और अच्छे हैं, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है, और जो 28 to 30 डेज में रिपीटेशन होता है। दिस इज द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द मेंसेस। लेकिन होता क्या है, ये सारा सिस्टम हमारे हार्मोन से रेगुलेट होता है जो हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं बच्चियाँ नो डाउट समय से पहले उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, डाइटरी हैबिट्स बहुत चेंज हो गई है, आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा ओबीज होती है, फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट निल होती है, फास्ट फूड इंटेक डेली का होता है जो कभी कभी हम लोग मंथली खाते थे। तो इन सारी चीज़ों से आपका जो BMI बॉडी आपका जो इंडेक्स होता है बॉडी मास इंडेक्स, उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म इतना नहीं है जितना कि आपका इंटेक बढ़ रहा है। तो हमारे ब्रेन में आपके हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है जिसकी वजह से आपके ओवरीज का पैटर्न चेंज हो रहा है। इसलिए मैंने बोला था इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी कि आपकी ओवरी में एक डोमिनेंट एग ना बन के छोटे छोटे मल्टीपल्स बहुत सारे एग्स फॉर्म हो रहे हैं। जब ये चीज़ें आती हैं तो ये आपके साइकिल को डिस्टर्ब करती हैं। सिम्टम्स सब में वरी होते हैं, एक से नहीं होते हैं। कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनमें मेंसेस तो होते हैं लेकिन अमाउंट बहुत कम होता है, स्कैंटी, हार्डली 1-2 दिन हुए। कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जिनमें मेंसेस तो आते हैं लेकिन ओवरड्यू होके, पहले 5 डेज ओवरड्यू है, फिर 10 डेज ओवरड्यू है, फिर किसी मंथ में वो नहीं आते। कुछ बच्चियां ऐसी भी होती हैं जिनके मेंसेस स्टार्ट होते हैं, वो ब्लीडिंग बंद ही नहीं होती है। तो सिम्टम्स जो मेंसेस में होते हैं वो चेंजेस होते हैं। जब ये चीज़ बढ़ती है तो फिर आपके और भी चेंजेस आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एक्ने आजकल के बच्चों को देखने का मिलता है। अगर आप देखें कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है, एक्सेस हेयर ग्रोथ बॉडी के अदर पार्ट पर बहुत ज़्यादा आती है, बहुत बार नेक में एक डार्क पिगमेंटेशन लाइन बन जाती है, बॉयज़ में एक हैवीनेस आने लगती है। दे ऑल आर द सिम्टम्स रिलेटेड विद द पीसीओडी। तो ये जब आपको सिम्टम्स नज़र आने लगे और मेंसेस में ऐसे चेंज आने लगे तो एज अ मदर, एज अ गर्ल मैं बात करूँ तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब ये राइट टाइम है, आप अपने बच्चों को दिखा लीजिए। क्योंकि आज अगर आपने अपनी बच्ची को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो इस बच्ची को आगे जाकर आफ्टर द मैरिज इनफर्टिलिटी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा हम खुद देख रहे हैं कि अब इनफर्टाइल कपल्स के नंबर्स भी बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। और पीसीओडी का जैसे मैंने बोला नो डाउट सेल्फ मेड डिसीज है, तो अगर हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो उसका अपने आप ही ट्रीटमेंट मिल जाता है। जी मैम, इसके अलावा अगर मेडिकली हम देखें तो ट्रीटमेंट किस तरीके से पीसीओडी के मरीजों को दिया जाता है? देखिए मेरे लिए तो अगर मैं बात करूं कि पीसीओडी जैसे मैंने बोला सेल्फ मेड है कि भाई मेरी लाइफ में इतना स्ट्रेस आ गया, या मैंने ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा खा ली, या मैंने फास्ट फूड इंटेक बहुत ज़्यादा खा लिया, या मैंने सडन वेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया या सडन बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया। इसके लिए काफ़ी हद तक तो ये है कि मेडिकल मैनेजमेंट की अगर आप बात कर रहे हो तो काउंसलिंग इज़ बेटर ऑप्शन। कि पहले तो आपको समझाना है कारण क्या है, दूसरा आपको ये बताना है कि आप अपनी थोड़ा सा लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए, जिस वजह से हो रहा उन वजह से दूर होइए। तीसरा ये होता है कि कुछ आपको इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ते हैं, जैसे आपको थायराइड है, शुगर है, कुछ हार्मोन्स लेवल देखा जाता है LH and FSH, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा अगर आप अपने वेट को कंट्रोल कर लें, अपनी चीज़ों को बदल लें तो नॉन हार्मोनल थेरेपी से इट्स वर्क, टाइम लगता है बट अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं,
अपनी फिजिकल वर्कआउट पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं और अपने वेट को रिड्यूस कर रहे हैं, तो इट वर्क्स और आपके मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं और स्ट्रेस से अपने आप को बचा रहे हैं। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि थोड़ा सा बच्चों को एक प्रॉपर नॉलेज भी एज अ पेरेंट देना ज़रूरी है कि आपको क्या मेडिकेशन लेना चाहिए। बहुत बार बच्चे सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जस्ट गो टू द नेट एंड अदर साइड एंड टेक द मेडिकेशंस। तो उससे भी बच्चों को एज अ पेरेंट्स हमें नॉलेज देनी है कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। दूसरा, जब बच्चे नॉन हार्मोनल थेरेपी से क्योर नहीं होते हैं और उनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, देन वी स्टार्ट सम हार्मोनल थेरेपी। तब मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि इसे सेकेंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट पे रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार काउंसलिंग से ही बच्चों को बहुत फ़ायदा हो जाता है। हाँ, अगर हम बात करें जैसे एक लेडी की, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो बहुत बार हम इमीडिएटली शिफ्ट टू द हार्मोनल थेरेपी। इट्स अ टोटली क्यूरेबल डिसीज, बस शर्त है कि आप प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर एडवाइजेस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। जी मैम, इसके अलावा एक सवाल आपसे मैं बहुत टाइम से सोची थी कि पूछूंगी। सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर आज हम हर तरीके की इन्फॉर्मेशन लेना जो है बहुत आसान समझते हैं, बहुत आसानी से ले लेते हैं। इससे पहले हम किसी और से ले, सबसे पहले हम सोशल मीडिया को याद करते हैं, गूगल को याद करते हैं और ट्रीटमेंट जो है खुद ही करना शुरू कर देते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या ये हमारे लिए नुकसानदेह है? देखिए, किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, कभी मैं किसी CME में गई थी, एक डॉक्टर थे कि आप मुझे वो डॉक्टर लेके आओ जिससे आप पढ़कर आ रहे हो। डेफिनेटली वो सोशल मीडिया की बात बोल रहे थे कि सोशल मीडिया ने अपने उतने साल नहीं दिए जितना आप एक डॉक्टर बनने के लिए देते हो। और ऑलमोस्ट हम डॉक्टर बनने के लिए, अगर मैं बिल्कुल बात करूं बहुत क्लीन कट, हम लोगों के ऑलमोस्ट 6, 7, 8, 9, 10 to 12 ईयर्स लगते, तब हम एक कंप्लीट डॉक्टर बनकर आते हैं, यानी कि UG, PG ऐसा सुपर स्पेशलाइजेशन। ऑलमोस्ट 12 साल के बाद एक परिपक्व डॉक्टर निकलता है। तो 12 साल का जो निचोड़ होता है, मैं हमेशा कहती हूँ बुक्स सच में ऐसी नॉलेज है, ज्ञान का भंडार है, जितना आप पढ़ोगे और हर दिन आप अपडेटेड होते हो। बिल्कुल। और गूगल पे डालिए, जिसने भी इंफॉर्मेशन एक लिमिटेड वे में डाली है, आपको उसका सार तो मिल गया लेकिन अंत नहीं मिला जी। और कहते भी हैं कि आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल। और आधे ज्ञान से आपको फायदा कम, नुकसान ज्यादा होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम हुई और हमने जाके सेल्फ अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में एक लाइन लिखी है, वो हम उसने लाइन को जाके हमने उसे गूगल पे अपना नेट पर जाके फाइंड आउट किया। देखिए, उसमें आधी इन्फॉर्मेशन, वो आधी इन्फॉर्मेशन आपको स्ट्रेस भी दे सकती है, आप अननेसेसरी मेडिकेशन भी ले सकते हो जो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो बस शर्त है कि बेटर ऑप्शन है आप अपने गायनिक, जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम है, उसके स्पेशलिस्ट से मिलिए। बहुत बार इतना वास्ट नॉलेज कोई भी, मुझे नहीं लगता है, नेट पर डाल सकता उस बीमारी से रिलेटेड जितना उस डॉक्टर ने 12-15 सालों में गेन किया है। और आम डॉक्टर, मुझे पता है, हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। वो हमने किताबों में नहीं पढ़ा, वो हमने बहुत बार प्रैक्टिकली भी सीखा है कि आपने मुझे आकर अपनी कोई डिस्कस की प्रॉब्लम, मैंने देखा रे ये तो उससे मैच ही नहीं करा, ये न्यू सिम्टम्स आ गया। बिल्कुल। तो वो आपको अपडेट कर देता है कि क्या उस चीज में और नयापन आ रहा है। जैसे मैंने खुद बोला, पहले PCOS खाली हमने बुक में पढ़ा था, हमने खुद नहीं उसके पेशेंट्स ऐसे डील किए थे जी। और इस कुछ समय में, मैं 5-6 सालों में बात करती हूँ, मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस बात करती हूँ, मेरे पास जितनी भी बच्चे आती हूँ सबको PCOS होता है और वो ग्रेजुअली इतना बढ़ रहा है कि OPD में हर दिन PCOS के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो वो चीजें बहुत बार अपग्रेड भी होती है। तो गूगल की नॉलेज लीजिए, लेकिन उतनी लीजिए जितनी उसमें दी है, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। देखिए, सोशल मीडिया ठीक है, लेकिन आप उसका यूज और मिसयूज क्या कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी चीज, बेटर है आप डिसीज से रिलेटेड प्रॉब्लम उसके स्पेशलिस्ट से पूछिए, वो आपको उसका शुरुआत और अंत दोनों बताएगा। क्या बेटर है वो आपको बताएगा। तो बहुत बार हमें भी परेशान करता है गूगल नॉलेज, क्योंकि जब लोग लेकर आते हैं तब ये लगता है कि आपने क्यों पढ़ा, क्योंकि बहुत बार ये चीजें आपको स्ट्रेसफुल कर देती है और आप अनयूजुअल वे में रॉन्ग साइड में जाने लगते हैं, जो बहुत हार्मफुल होता है। तो हर चीज का इस्तेमाल करना, ना करना, सही वे में करना, ये एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे ऊपर।
और मैम इसके अलावा एक सवाल पर आपके विचार में जानना चाहूँगी कि अभी कुछ ही समय पहले जो है संसद में विपक्ष के द्वारा एक मांग उठाई गई जिसमें ये मांग थी कि वैतनिक महामारी अवकाश जो है घोषित किया जाए महिलाओं के लिए, यानी कि ड्यूरिंग जब उन्हें मेंसेस होते हैं यानी कि उस दौरान उन्हें अवकाश दे दिया जाए, जिसमें कि आपने शायद आपने सुना होगा कि स्मृति ईरानी जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि ये कोई विकलांगता नहीं है। तो इसमें आपके क्या विचार है, आपको क्या लगता है? हाँ देखो प्रियंका, मैंने तो पहले बोला कि अगर हम खुद खड़े होकर अपने राइट के बारे में बातें करते हैं, राइट्स का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं एक तरफ की हमको परसेंटेज बढ़ाया जाए जी। हम हमेशा बोलते हैं, हम सभी जानते हैं 30% गर्ल्स रिजर्वेशन रहता है। बिल्कुल। तो अगर हमें इक्वलाइजेशन की भी बात करनी है तो हमें पहली चीज तो इक्वल होकर दिखाना होगा जी। मैंने पहले भी बोला कि किसी चीज को आप प्लस पॉइंट मत बनाइए। अगर आपको लगता है मेंसेस है, मेंसेस को आप एक नॉर्मल वे में लीजिए, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर मैं बोलती हूँ एक बच्ची के बाद अगर एक आप संपूर्ण महिला या औरत बनती है, वो तब बनती है जब आपके मेंसेस स्टार्ट होते हैं और बॉडी में आपके चेंजेस स्टार्ट होते हैं। और रियली आपको भी पता है, हमें भी पता है कि महिला एक बहुत बड़ी सृष्टि के रचयिता है, क्योंकि सेकंड जनरेशन हमारे थ्रू ही आती है। मैं ये जरूर बोलूँगी कि अगर आपको कोई मेडिकल इशू है उसके साथ, मान के चलिए बहुत लोगों को बहुत सीवियर डिस्मेनोरिया होता है ड्यूरिंग द मेंसेस, बहुत अनबियरेबल पेन होता है, उसके अपने कंसेप्ट होते हैं कि इट्स अ मैकेनिकल स्पास्म, उनकी यूट्रस में स्पास्म बहुत ज़्यादा है और छोटा है, फोर्सफुल ब्लीडिंग आ रही है जिसकी वजह से आपको बहुत पेन हो रहा है, इट्स अ अनबियरेबल। इतना सीवियर पेन के भी मैंने पेशेंट देखे हैं जिनको इतना सीवियर पेन होता है उसकी वजह से उनको वॉमिटिंग होने लगती है, उनको चक्कर होने लगता है। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है उस दौरान। तो ऐसा व्यक्ति तो कहीं ना कहीं अनेबल हो जाएगा काम करने के लिए। अगर मुझे ये इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं अपना वर्क में अपना 100% नहीं दे पाऊंगी एज अ डॉक्टर, कि मुझे अगर सर्जरी करनी है, मुझे इतना सीवियर पेन है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है और मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो मैं एज अ डॉक्टर अपने पेशेंट को कैसे ऑपरेट कर सकती हूँ। तो मुझे कोई रिकमेंड करे हाँ कि आपको अभी रेस्ट की ज़रूरत है एज अ मेडिकल पर्सन, तो मैं मानती हूँ कि उस वक्त उस व्यक्ति को इस अवकाश की आवश्यकता है। अदर मैं बोलूँ कि 100% सभी को इसकी आवश्यकता है तो ये गलत है। सभी को इतना सीवियर डिस्मेनोरिया नहीं होता, सभी को इतना सीवियर पेन नहीं होता है। मेरे मेंसेस नॉर्मल है, मैं अच्छे से, मुझे कोई इशू ही नहीं हो रहा, मुझे पता ही नहीं चल रहा, बस मैं इसका बेनिफिट लेते हुए कि मैं एज अ फीमेल हूँ, मुझे मेंसेस आ रहे हैं, मैं लीव पर बैठ जाऊँ, इट्स अ रॉन्ग। मुझे अपना 100% देना चाहिए। अगर मैं अपना घर संभाल रही हूँ, हम सबको पता है घर में हमारे लेटने से हमारा घर रुक जाता है, तो अगर हम घर में काम कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में, इवन इंक्लूडिंग अगर मुझे हाई ग्रेड फीवर है और मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है, मैं उठ के जाती हूँ, मैं घर का काम करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, फिर जाके गोली लेके लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ। तो हम अपने ऑफिशियल में वर्क में क्यों रिकमेंडेशन चाहते हैं? हाँ, अगर मैंने डॉक्टर हूँ, मैंने लिखा कि इसको ज़रूरत है तो ठीक है, लेकिन अगर मेरा सब ठीक है, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, तो वाई नीड अ सॉफ्ट हार्टेड कॉर्नर कि हमें आराम मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए। जब तक कोई उसे रिकमेंड ना करे, मुझे नहीं लगता कि आपको अवकाश मिलना चाहिए। नो डाउट इक्वलाइजेशन की बात है और हमें अपनी कंट्री को अगर प्रोग्रेसिंग फेज में ले जाना है तो हम सबको मिलकर काम न करना चाहिए। और वर्किंग आवर्स अगर आपके भी उतने, मेल के भी उतने हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि, और वेतन दोनों का इक्वल है, तो काम आपको भी करना चाहिए और मेल को भी करना चाहिए। बिल्कुल। और मैम आज हमारे लिए उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि आज ही उत्तराखंड को जो है JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया है। और ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्योंकि अवार्ड मिला है, स्वास्थ्य में जो उपलब्धियां हैं, तो आप इस अवार्ड को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल, देखिए किसी भी देश के लिए या किसी भी राज्य, स्टेट, हम किसी की भी बात करें, तरक्की वो तभी कर सकते हैं जब वहाँ के नागरिक पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे, क्योंकि स्वस्थ होंगे तभी आप अपना वर्क में 100% दे सकते हो और तभी हमारी GDP बढ़ सकती है। तो अगर इस अप्रोच से बात करें और हमारे राज्य को मिला है तो ये हम सबके लिए, स्पेशली मैं तो हेल्थ से ही रिलेटेड काम कर रही हूँ, तो हम सबके लिए रियली ये बहुत बड़ी खुशी की और अचीवमेंट की बात है कि हमारी स्टेट को ये अवार्ड मिला है। और काफ़ी हद तक हम डिज़र्व भी करते हैं। उसकी वजह भी ये है कि पहाड़ों में, देखिए मैंने पहले भी बोला कि मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कोविड के बाद से जिस तरीके से हमने अपने आप को कंट्रोल किया था, नो डाउट
उतना ज़्यादा हम लोगों ने सामना किया और उस चीज़ को हैंडल किया। तो उस तरीके से हमारा मेडिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट्स अ प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। और हमारी पूरी कंट्री ने कोविड को कितने अच्छे से फेस किया कि मोर्टलिटी रेट तो था, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि मोर्टलिटी रेट नहीं था, बट उस हम हाईएस्ट टॉप ग्रेड पर नहीं गए थे। तो ये हमारा मेडिकल सिस्टम ही है तो जिसने इस चीज़ को कंट्रोल किया। और उत्तराखंड में अगर मैं बात करूँ, अगर हम इन मेडिकल सर्विसेज को दे पा रहे हैं तो हम डिज़र्व करते हैं कि हमें अवार्ड से नवाजा जाए। तो हम सभी के लिए डेफिनेटली एक खुशी की बात है और सम्मान की बात है जी। और मैम इसी के साथ अब उत्तराखंड राज्य पहला वो राज्य बनने वाला है देश का जहां पर कि बच्चों की मानसिकता को लेकर सर्वेक्षण जो है किया जाएगा, यानी कि बाल मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अब किया जाने वाला है, जो कि जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इसके बारे में सोच रहे हैं, यानी कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को काफी ज्यादा महत्व दे रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखो प्रियंका, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मैं अपनी और आपकी बात करूँ, जब तक हम मेंटली फिट नहीं हैं तब तक हम शारीरिक फिट तो हो ही नहीं सकते हैं। दिमाग का शरीर से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ या मैं बहुत ज़्यादा उलझन में हूँ तो मेरा दिमाग अपनी तरह प्रॉपर काम कर ही नहीं सकता, और काम प्रॉपर अगर दिमाग नहीं कर रहा तो मैं फिजिकली अपना 100% नहीं दे सकती। ये तो हुई बात हमारी और आपकी, क्योंकि हम आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को या आप अपने हस्बैंड को किसी के साथ शेयर कर सकती हैं। अपने मानसिक तनाव को उनको साथ शेयर करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकती हैं। लेकिन अगर हम अपने बच्चों की बात करें तो बच्चों को इतने बहुत सारे तनाव होते हैं। लोग बोलते बच्चे तो मस्त रहते हैं, उनको आज के समय में क्या, लेकिन नहीं, चूँकि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं पहले और अब में चेंजेस भी आए हैं। नो डाउट बच्चे बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं। तनाव हर प्रकार का हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चों को पढ़ाई का ही स्ट्रेस होता है। बहुत बार ऐसा होता है परिवार में किसी भी वजह से कोई झगड़ा है या तनाव है, उसका स्ट्रेस भी बच्चों को पड़ता है, या उसके फ्रेंड सर्कल में उसके साथ बच्चे किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कहीं कोई बच्चा बुली तो नहीं कर रहा है, या वो अपने स्कूल में किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे पा रहा है और वो परफॉर्मेंस में मान के चलिए अच्छा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मेरा मानना होता है जैसे कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, उसी प्रकार से हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। किसी में कोई खासियत होती है, किसी में कोई खासियत होती है। जरूरी नहीं है हर बच्चा पढ़ाई में बहुत श्रेष्ठ करे, अपना बहुत बेस्ट करे। हो सकता है वो क्राफ्ट में अच्छा करे, हो सकता है वो डांस में अच्छा करे, हो सकता है वो एकेडमिक में अच्छा करे। तो बहुत बार जब ऑल ओवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप जज कर रहे हो पढ़ाई के थ्रू तो बहुत बार बच्चे अपना पढ़ाई में कोई 100% देता है, कोई 20% देता है। बट ऐसा नहीं है कि बच्चे को स्ट्रेस नहीं होता, 20% वाले को स्ट्रेस हो जाता है। तो बशर्ते है कि बच्चे अपनी बातों को बोल नहीं पाते हैं। बहुत बार हमारे यहाँ क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये है प्रियंका कि हमें भी पता है कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है, वो एक मानसिक स्ट्रेस से गुजर रहा है, लेकिन एज अ पेरेंट्स हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि अरे मेरा बच्चा कैसे मानसिक तनाव में हो सकता है। या हम ये बहुत बार खुद ही प्रेशर क्रिएट कर देते, अरे भाई तुमने 100% मार्क्स क्यों नहीं लाकर दिखाए, उसको मानसिक स्ट्रेस हो रहा है, वजह हम खुद बन रहे हैं। तो हमें पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी बहुत बार एज अ काउंसलर की ज़रूरत होती है। बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते, लेकिन वो काउंसलर को बता सकते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या है। तो मेंटल हेल्थ इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट। और अब ये बात सभी को धीरे धीरे समझ में आने लगी है कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। लोग उसके लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है प्रियंका, इसमें भी बहुत सारी अवेयरनेस की आवश्यकता। और ये एक बहुत अच्छी सोच है हमारे मुख्यमंत्री जी की कि वो उस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जो हर जगह से निगलेक्टेड रहता है। तो उस पार्ट पर वर्क करना, अवेयरनेस करना, लोगों को समझाना, बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे अपनी जनरेशन, आने वाली अपकमिंग जनरेशन को अगर सेफ रखना है, क्योंकि हम भी देखते हैं ना बहुत ज़्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट्स के, आपको पता लगता है कि 10वीं का रिजल्ट आया या 12वीं का रिजल्ट आया या एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम है उनके रिजल्ट्स आए और बहुत सारे बच्चे हैंगिंग कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, वो डील नहीं कर पाते इस सिचुएशन को। तो ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को समझें, इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करें। नो डाउट मेरे बच्चे को भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। मेंटल प्रॉब्लम का मतलब नहीं है कि वो दिमागी तौर से पागल है या कमज़ोर है। कभी भी आप इस चीज़ को इससे कोरिलेट नहीं कर सकते। हाँ, ये कह सकते हैं वो डिस्टर्ब है, उसको एक काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो काउंसलिंग उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व
कर सकता है। तो बेटर है अगर आपको ऐसा लगता है, और हमारे सीएम महोदय जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ कि स्कूलों में भी काउंसलर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बार स्कूलों से ही बच्चों को सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। जी, तो मैम बहुत सारे विषय हैं जिस पर हम आपसे चर्चा चाहते थे, जानकारी चाहते थे, लेकिन वक्त की थोड़ा कमी है, तो फिलहाल हम आपको धन्यवाद दें। इससे पहले हमारे रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को आपकी तरफ से कौन सा संदेश आप देना चाहेंगी? आप सभी को, स्पेशली मैं आपको रेडियो दस्तक टाइम्स को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने कम से कम मुझे मौका दिया कि मैं अपने लिसनर्स को रूबरू हो सकूँ और उनको बात बता सकूँ। और आप लोगों को भी डेफिनेटली मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग ये सेंसिटिव टॉपिक्स को लेकर आए, बात की, खुलकर परिचर्चा की, और जो मुझे लगता है कि नो डाउट आपके थ्रू बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। और मैं आप लोगों को डेफिनेटली शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आप इससे भी और अच्छा करें। तो मैम आपको रेडियो दस्तक की पूरी टीम की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे सभी श्रोताओं को आपने दी। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर सुजाता संजय जी, जो कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं देहरादून से। और आज हमने उनसे बहुत सी बातें की जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी, हमारे समाज से जुड़ी हुई थी, और हमारे लिए जो हमारे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं जिन पर हम चर्चा नहीं करते, उस पर चर्चा करना सही समय पर कितना जरूरी है, ये हमने जाना। तो हम आप सभी के लिए इसी तरीके के और भी खास कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे।